दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इंडियन ओशन में वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स या वाटर वॉर्स की। वाटर वॉर्स का मतलब है वाटर रिसोर्सेज के इकोनॉमिक यूज को लेकर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स। दो या दो से ज्यादा देशों या ग्रुप्स के बीच ये डिस्प्यूट्स फ्रेश वाटर से लेकर ओशन वाटर्स तक देखे जा सकते हैं। ओशंस में वाटर वॉर्स मेनली ओशंस में लोकेटेड रिसोर्सेज जैसे फिशरीज, ऑयल, नेचुरल गैस, प्रीशियस मिनरल्स, फ्री ट्रेड और टेरिटोरियल कंट्रोल को लेकर होते हैं। आज का हमारा वीडियो इंडियन ओशन में चल रहे तरह तरह के वाटर वॉर्स पर आधारित है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से मेजर वाटर वॉर्स हैं जो इंडियन ओशन में चल रहे हैं और उनके कारण क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ के सबसे बड़े वाटर वॉर से और चलते हैं इंडिया और श्रीलंका के मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों इंडियन ओशन में वाटर वॉर का सबसे बड़ा उदाहरण शायद इंडिया और श्रीलंका है। बावजूद इसके कि दोनों देशों ने 1974 और 1976 में 2 मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किए हैं, लेकिन फिर भी ये विवाद आज तक जारी है। तमिलनाडु के साउथ ईस्टर्न एज में स्थित पम्बन आइलैंड और श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट एज में स्थित मन्नार आइलैंड के आसपास के वाटर्स में फिशिंग को लेकर डिस्प्यूट इनमें सबसे मेजर मुद्दा है। कॉन्फ्लिक्ट का ये पूरा एरिया गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रेट के अराउंड फैला हुआ है, जहां दोनों देशों की ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटीज रहती हैं। इसके अलावा पार्क स्ट्रेट में स्थित काछातीवू आइलैंड भी इसी मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आज भी तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के केस लड़ रही है। काछातीवू में श्रीलंका की ओनरशिप टेरिटोरियल वाटर्स की ओनरशिप को भी कॉम्प्लिकेट कर देती है। इसके अलावा इंडिया के धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी मात्र 20 किलोमीटर के आसपास है और ये भी कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्लिकेट कर देती है। खैर, इंडिया और श्रीलंका का बॉर्डर यहाँ एक इनविजिबल लाइन से डिमार्केटेड है, लेकिन इस इनविजिबल लाइन के नीचे सी फूड का भंडार है। इंडिया और श्रीलंका दोनों साइड्स में लोकेटेड इस रीजन में फिशिंग मेन सोर्स ऑफ इनकम और लाइवलीहुड है और इसीलिए इसके एक्सट्रैक्शन को लेकर दोनों साइड की कम्युनिटीज में मैसिव कंपटीशन का माहौल है। फिश को लेकर इस बैटल में कई इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन नेवी के हाथों या तो मारे गए हैं या जेल में डाल दिए गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास की बात करें तो इंडिया में फिशिंग 1960s और 1970s से ही कमर्शलाइज होने लगी थी, जिसके चलते इंडियन फिशिंग कम्युनिटीज ने खुद के फिशिंग इक्विपमेंट्स को मैकेनाइज किया। गवर्नमेंट्स ने भी फिशरमैन को सब्सिडाइज्ड रेट में नए बोट्स दिए, जिन्हें ट्रॉलर कहा जाता है। फिशिंग ट्रॉलर्स का इस्तेमाल से इन कम्युनिटीज ने पार्क स्ट्रेट के फिशिंग ग्राउंड्स में टैक्सी से फिशेस का एक्सट्रैक्शन दशकों तक किया, लेकिन कमर्शलाइजेशन का अपना नुकसान है। मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स नॉर्मल बोट्स के कंपैरिजन में 10 से 20 गुना तेजी से फिशिंग करते हैं और वो सीबेड की इकोलॉजी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए 1980s के दौर में इंडियन वाटर्स में फिशेस की कमी होने लगी। ऐसे में इंडियन फिशिंग कम्युनिटीज के सामने एक बड़ा लाइवलीहुड चैलेंज था और उन्हें मजबूरन कई बार श्रीलंकन वाटर्स में जाकर फिशिंग करनी पड़ती। मैरीटाइम बाउंड्रीज लैंड बाउंड्रीज की तरह क्लियरली विजिबल नहीं होती और इसलिए भी कई फिशरमैन गलती से भी श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते थे। वहीं श्रीलंकन साइड में 1980s में सिविल वॉर छिड़ चुका था, जिसका हॉटस्पॉट नदन श्रीलंका ही रहा। इस सिक्योरिटी थ्रेट को काउंटर करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तो फिशिंग ही बैन कर दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि LTTE के टेररिस्ट फिशिंग बोट्स को यूज कर वेपन स्मगल करते थे। इस बैन ने श्रीलंकन फिशिंग कम्युनिटीज को काफी नुकसान पहुंचाया और वो इंडियन कम्युनिटीज के सामने पीछे रह गए। जहां एक और इंडियन फिशरमैन खुद को मॉडर्नाइज कर रहे थे, श्रीलंकन फिशरमैन बोट्स में भी फिशिंग नहीं कर पा रहे थे। खैर 2009 में सिविल वॉर खत्म हुआ और फिशिंग दोबारा चालू हुई और तब श्रीलंकन फिशरमैन ने अपनी सरकार के सामने ये मुद्दा उठाया कि उनके वाटर्स में इंडियन फिशरमैन अपने बड़े बड़े ट्रॉलर्स लेकर फिशिंग कर रहे हैं। फिर क्या था, श्रीलंकन नेवी को आदेश दे दिए गए कि वो इंश्योर करें कि कोई भी इंडियन फिशरमैन उनके वाटर्स में ना आए और यहां से शुरू हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच फिश वॉर। सर्वाइवल थ्रेट और लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन के चलते जो भी इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन बॉर्डर्स के आसपास देखा जाता, उन्हें या तो उनकी नेवी गिरफ्तार कर लेती या कई बार शूट भी कर देती थी। कई फिशरमैन को इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज कर वहां की जेल से बाहर भी निकलवाया है, लेकिन उन फिशरमैन को उनके ट्रॉलर्स वापस नहीं मिले। ऐसे में कई इंडियन फिशरमैन बैंकक्रप्ट भी हो गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि श्रीलंकन नेवल पोर्ट्स में आज आपको सैकड़ों की तादाद में कैप्चर्ड इंडियन फिशिंग ट्रॉलर्स दिख जाएंगे।
खैर 2009 के बाद जब श्रीलंकन गवर्नमेंट फिशिंग के मुद्दे को लेकर एग्रेसिव स्टैंस लेने लगी, तभी कच्चाथीवू आइलैंड का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा। 2008 में ही तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में इस आइलैंड को लेकर एक पिटीशन फाइल किया। हालांकि 2014 में सेंटर ने मद्रास हाईकोर्ट को कहा कि इस आइलैंड में श्रीलंका की ओनरशिप फाइनल है और इसलिए इंडियन फिशरमैन के पास इस रीजन में फिशिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। खैर ये मुद्दा आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। जनवरी 2021 में ही 4 इंडियन फिशरमैन की डेड बॉडीज मिलने का दावा श्रीलंकन नेवी ने किया था। इंडियन साइड में इसको लेकर मैसिव प्रोटेस्ट हुए और दावा किया गया कि श्रीलंकन नेवी ने ही इन फिशरमैन को मार दिया है। अब चलते हैं अगले मुद्दे की ओर, जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों, वाटर वॉर का अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच दशकों से चल रहा सर क्रीक इशू है। रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड्स के पास लोकेटेड सर क्रीक एक 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर है जिसको लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट्स हैं। सर क्रीक इंडस रिवर के डेल्टा पर लोकेटेड वाटर बॉडी है जो अरेबियन सी से जुड़ी हुई है और ये गुजरात के कच्छ को पाकिस्तान के सिंध से सेपरेट करती है। ये डिस्प्यूट कच्छ और सिंध की मैरीटाइम बाउंड्री के इंटरप्रिटेशन को लेकर है। मैप में देखें तो पाकिस्तान के हिसाब से उसकी बाउंड्री ग्रीन लाइन तक है, जबकि इंडिया रेड लाइन को अपना बॉर्डर मानता है। इंडिया यहाँ पर थॉलिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये क्लेम्स करता है, जिसके हिसाब से दो देशों के बीच अगर एक वाटर बॉडी बाउंड्री बनाती है तो वो बाउंड्री वाटर बॉडी के डीपेस्ट पॉइंट के अक्रॉस ड्रॉ की जाएगी। UNCLOS भी इसे एक्सेप्ट करता है। खैर, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले ये प्रोविंशियल रीजन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन 1947 में सिंध पाकिस्तान चला गया और कच्छ इंडिया के पास रहा। पाकिस्तान दावा करता है कि पूरा का पूरा सर क्रीक उसका है। इसके लिए वो बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1940 को इस्तेमाल करता है, जो तब के गवर्नमेंट ऑफ सिंध और राव महाराज ऑफ कच्छ के बीच साइन हुआ था। पाकिस्तान के हिसाब से इस एग्रीमेंट में सर क्रीक सिंध का हिस्सा था और इसलिए वो पाकिस्तान के पास जाना चाहिए। लेकिन इंडिया का दावा है कि बाउंड्री 1925 के एक दूसरे मैप के मिड चैनल में लाई करती है, जो 1924 में कंस्ट्रक्टेड मिड चैनल पिलर्स के हिसाब से बनाई गई थी। खैर, टेरिटरी और जियोपॉलिटिक्स के अलावा ये रीजन एशिया के लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स में भी आता है, जिसके चलते सर क्रीक पर आज तक दोनों देश सहमति नहीं बना पाए हैं। इसके अलावा यहाँ मैसिव ऑयल एंड गैस रिजर्व्स होने की संभावना भी है, जिन्हें अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। फिशिंग ग्राउंड्स और डिस्प्यूट के चलते यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों साइड्स के फिशरमैन एक दूसरे की सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथों गिरफ्तार कर लिए गए, वैसे ही जैसे श्रीलंका के केस में होता है। यही वजह है कि इस एरिया में आज मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स हैं। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान कई बार फिशिंग बोट्स का इस्तेमाल इंडियन टेरिटरी में प्रॉक्सी वॉर छेड़ने के लिए करता है। 26/11 के केस में ऐसा ही हुआ था। अब चलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ओर और देखते हैं केन्या और सोमालिया के बीच के मैरीटाइम डिस्प्यूट को। दोस्तों, इंडियन ओशन में अगला मेजर कॉन्फ्लिक्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास लोकेटेड केन्या और सोमालिया के बीच है। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का इंडियन ओशन में बॉर्डर किस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, डिस्प्यूट इस बात पर है। सोमालिया का कहना है कि इंडियन ओशन में उसकी बाउंड्री उसके साउथ ईस्टर्न बॉर्डर लाइन के डायरेक्शन में एक्सटेंड होनी चाहिए, जबकि केन्या चाहता है कि ये बाउंड्री उस रीजन के लैटिट्यूड के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसे में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ट्रायंगुलर शेप्ड ओशियानिक रीजन इन दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट का कारण बन गया है। वैसे केन्या और सोमालिया के बीच इस वाटर वॉर का मेन कारण सिर्फ टेरिटरी नहीं है, बल्कि इस ट्रायंगल शेप एरिया में मैसिव रिसोर्सेज हैं। फिशरीज के अलावा ये माना जाता है कि यहाँ ऑयल और गैस के मैसिव रिजर्व्स हैं और दोनों देश एक दूसरे पर इन रिजर्व्स के इलीगल ऑक्शनिंग का इल्जाम लगाते रहते हैं। खैर, इन डिस्प्यूट्स के चलते केन्या और सोमालिया सालों से एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में लड़ते रहे। फॉर एग्जाम्पल, मई 2019 में केन्या ने 2 सोमालियन लेजिस्लेटर्स और एक मिनिस्टर को डिपोर्ट कर दिया फॉलोइंग देयर अराइवल एट जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पिछले साल मार्च में सोमालिया ने केन्या से आने वाले पॉपुलर प्लांट्स खाद का इंपोर्ट बैन कर दिया। मार्च में ही केन्या ने सोमालिया पर केन्यन टाउन ऑफ मैंडरा में अनवारंटेड अटैक करने का आरोप लगाया। दिसंबर में तो सोमालिया ने केन्या के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज ही कट कर दिए थे और दावा किया कि केन्या उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। खैर, ये केस
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, जिसका जजमेंट अक्टूबर 2021 में आया। जजमेंट में आईसीजे ने डिस्प्यूट एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर केन्या के दावों को रिजेक्ट कर दिया। सोमालिया ने जजमेंट को वेलकम किया, लेकिन केन्या ने आईसीजे पर पक्षपात का आरोप लगाकर जजमेंट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। आईसीजे का जजमेंट बाइंडिंग होता है, लेकिन आईसीजे के पास कोई स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म न होने के चलते इस मुद्दे में फाइनल रेजोल्यूशन फिलहाल बाकी है। केन्या ने तो ये तक दावा किया है कि वो इस टेरिटरी के लिए वॉर लड़ने के लिए भी रेडी है, और इसलिए उसने डिस्प्यूटेड एरिया के पास अपना एक नेवल बेस को फुल मिलिट्री बेस में भी कन्वर्ट कर दिया है। अगला मुद्दा सोमाली पायरेसी। दोस्तों, इंडियन ओशन में वाटर वॉर का अगला मुद्दा है सोमालिया के पास पायरेसी के खतरे। सोमालिया के आसपास के वाटर्स में मैसिव फिशरीज का एग्जिस्टेंस हुआ करता था। 1980s में सोमालिया में सिविल वॉर के बादल छाने लगे थे, लेकिन उसके कुछ सालों पहले ही वहां की गवर्नमेंट ने सोमाली फिशिंग इंडस्ट्री और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए एक एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके तहत वहां कई फिशिंग कोऑपरेटिव्स बनाए जाने थे, और साथ में गवर्नमेंट फॉरेन फिशिंग कंपनीज को लाइसेंस देने का प्लान भी कर रही थी। लेकिन सिविल वॉर के चलते वहां की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और सोमाली फिशिंग ग्राउंड्स को प्रोटेक्ट करने वाली नेवी भी डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसे में सोमाली वाटर्स बाकी देशों के फिशरमैन के लिए खुले हुए थे, जिन्हें प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं था। हजारों की संख्या में मैकेनाइज्ड फिशिंग ट्रॉलर्स ने सोमाली वाटर्स में इलीगल फिशिंग करना शुरू कर दिया, जो सोमाली फिशिंग कम्युनिटीज के लिए अभिशाप साबित हुआ। इसके अलावा कई शिप्स अपने देश का इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इस रीजन में डंप करने लगी। इसके चलते फिशिंग स्टॉक का इरोजन हुआ। इससे लड़ने के लिए लोकल सोमाली फिशरमैन ने आर्म्ड ग्रुप्स बनाए। धीरे धीरे ये आर्म्ड ग्रुप्स ऑर्गेनाइज होने लगे और वो फॉरेन शिप के ओनर से रैंसम लेने लगे। रैंसम पेमेंट्स में प्रॉफिटेबिलिटी के चलते फिशरमैन के ये ग्रुप्स अब पायरेट्स बन गए और वो फॉरेन फिशिंग बोट्स के अलावा कमर्शियल शिप्स को भी टारगेट करने लगे। इन ग्रुप्स को सोमाली सिविल वॉर के मिलिशियास का भी सपोर्ट मिलने लगा और वो पायरेट्स के साथ अपने प्रॉफिट्स शेयर करने लगे, और इस तरह से सोमाली वाटर्स दुनिया भर में बदनाम हुए। यही वजह है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका आज हैवली मिलिटराइज्ड है, और पास में लोकेटेड जिबूटी पर कई सारे देशों ने अपने मिलिट्री बेसिस भी बना रखे हैं। बाद में कंबाइंड टास्क फोर्स 150 नाम के एक मल्टीनेशनल कोएलिशन ने यहाँ पायरेट्स से लड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। इम्प्रूव्ड मेजर्स के चलते यहाँ पायरेसी खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन ड्रास्टिकली रिड्यूस जरूर हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूव्ड एंटी पायरेसी मेजर्स के चलते इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो ने कहा कि सोमालिया में पायरेट अटैक्स 2011 में लगभग 237 से 2012 में सिर्फ 75 तक रह गए। हालांकि पायरेसी अभी भी खत्म नहीं हुई है और इसलिए वाटर वॉर जारी है। तो दोस्तों, ये थे इंडियन ओशन में होने वाले कुछ प्रोमिनेंट वाटर वॉर्स। इनके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम वाटर वॉर की श्रेणी में डाल सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, ये भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।